तो स्टूडेंट्स बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो नाम से इंट्रोड्यूस करो और मेरे को अटेम्प्ट बताओ कब ये सब चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट। I'm Sunena and I am my attempt is in November 16. November 16. So Soumya, of May 16 attempt. May 16. Monica, I'm Simran. I did my first group attempt this November and May 16 is mine. Good morning, sir. Abhishek, May 17 again. May 17. Okay. Sir, Adham, November 16. November 16. November 16. November 16. Good morning, Rohit. November 16. November 16. So cleared my first group and attempted for November 16. Shanta, November 16. November 16. Yeah. Kankya Joshi, May 16. May 16. Okay. You will be applying for the first time. The first time. अभी आपने दिया है एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप दिया है. Okay. Also, Megha, Adams in May 16. May 16. And Nikita, May 16. May 16. Tanvi, May 16. May 16. Priyanka, November 16. November 16. Pooja, May 16. May 16. Sneha, May 16. May 16. Sonia, May 16. May 16. Karan, May 16. Sir, Vishal, May 16. May 16. Okay. So mix of the bunch of November 16 and May 16 guys. तो स्टूडेंट्स बताओ, आज बहुत ठंडी पड़ रही है, आज बारिश ने पूरा दिन बिगाड़ दिया. मैं कल तो विदाउट जैकेट से था, मैं तो नॉर्मल लेक्चर कर ले रहा था, लेकिन आज तो सुबह काफ़ी अच्छी खासी ठंड पड़ रही. तो कैसे मैनेज कर लेते हो? आदत सी हो गई है. सुबह का 6:45 का क्लास आप लोगों का. तो स्टूडेंट्स देखिए, आज ये टेक्स्ट बुक यहाँ पे है, तो मैं क्या करते हैं कि मैं एक्चुअली इन लोग को एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ, बिकॉज सिंस यहाँ पे साथ में हूँ तो एक बार ये एक्चुअली फ्लो करवा देता हूँ. स्टूडेंट ये टेक्स्ट बुक मैं आपको बस एक ये दे देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली बुक्स है यहाँ पे, तो लेट्स इनफैक्ट गो विद दिस. देखिए अभी तो आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी एक शीट्स आपको दी गई थी, पता है वो शीट्स में आप कुछ काम कर रहे थे. ये शीट्स जो आप लोग कर रहे थे ना, ये आपको एक काम करना होगा, ये चीज़ों को अभी आपको फिर से उतारनी पड़ेगी इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक. ये एक्चुअली मैंने डिलिब्रेट किया है. आपको ट्रांसफर प्राइसिंग की जो मैं नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट करूंगा ना, उसमें भी एक शीट लूंगा, क्योंकि ध्यान रखना, आपने नोटिस किया होगा ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो पकड़ना बहुत डिफिकल्ट था. सच वो लैंग्वेज लिखना, वो लायबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम, लायबिलिटी इन फ्यूचर, वो कुछ लैंग्वेजेस जो होते हैं ना बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ में. और आपको जो मार्क्स हैं टेक्निकली आपको बताएं तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको दी जाती है. मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, जो एक आधा पेपर जो मार्क्स कैसे डिफरेंशिएट होता है, आई विल जस्ट लेट यू नो. तो आपको फर्स्ट थिंग बिफोर वी कैन प्रोसीड फर्दर, जितने भी स्पेस जो आपने लिखा हुआ होगा जस्ट इंश्योर अभी टाइम निकालें, क्योंकि जैसे देखो आगे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा ना, कुछ आपके पास टाइम बचेगा नहीं. तो बेस्ट होगा जितने आपके पास है एक बार उसको फिर से आप रिपीट करो, और रिपीट आप करते हैं जस्ट ट्राई टू फिल इट अप ऑल दिस थिंग्स अगेन, ताकि आपके दिमाग में एक बार अच्छे से बैठ जाए. Now students, let's look upon to this. Direct tax as a paper. पहले ये direct tax as a paper लेता हूँ, बाद में I just consolidate for your CA file completely. पहले let's start with the paper itself. As you all know herein, first of all, अगर आप देखें तो इसको what the position that they are, मैं अगर मार्क्स अगर नवंबर 15 का इधर कहीं कर लूँ, चलो नवंबर 15 का इधर आपको मैंने फर्स्ट टाइम बेस बनाया था. In the context of November 15, please be very careful on this one. पूरा ट्रेंड सामने है. प्रैक्टिकल जो उनके क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं इस कॉन्टेक्स्ट में 60 मार्क्स का अल्टीमेटली पूरा एक फ्लेजेड है. मैं आपको ये शायद बैफिकेशन पहले भी बताया था, इट फिर भी जस्ट आई एम रिपीटिंग टू दोस थिंग्स. देयर इज अ केस लॉ व्हिच हैज बीन देयर 40 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स. तो बैलेंस जो आपके पास कुछ और स्ट्रेट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आफ्टर ऑल पकड़ लेना, स्ट्रेट क्वेश्चंस 20 मार्क्स. ब्रॉडली यही बात है. और इसमें तो आपको 16 मार्क के क्वेश्चंस, बड़े मार्क 16 रहेंगे, 12 मार्क के क्वेश्चंस, 10 मार्क के क्वेश्चंस, एंड इट कैन बी देन एज लो एज देन इन दिस केस 6 मार्क्स. इस टाइप के ऐसे आपको ये रहेगा, मैक्सिमम वुड बी 16 मार्क्स. दिस इज हाउ द बाइफिकेशन विल लुक लाइक. केस लॉ वाले अराउंड 5 to 4 से 5 मार्क के आसपास के अल्टीमेटली बनेंगे, और ये तो ऐसे 2-3 मार्क का केस है लोग, ये अल्टीमेटली आपको पेपर देखेगा. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली द ऑब्जेक्टिव, क्या करना है? 40 मार्क लाना है, क्या ये एम के लिए हम लोग कर रहे हैं? 40 मार्क की लिए लड़ाई की जा रही है. तो 40 मार्क ये अटेम्प्ट जो आप चल रहे हो बहुत खतरनाक अटेम्प्ट है, ये सर बहुत खतरा है इसमें. आपने ये सब चीज नोटिस किया होगा ना, शायद आपके डोमेन में भी होगा, शायद तो नॉलेज भी होगी इसकी, कि कुछ आईसीआई ने मार्क्स कुछ कम करवा दिए हैं. 50 मार्क किसको बेचारे को मिला था और उसको इसकी मार्क्स हो गई 35 समथिंग ऑन दोज लाइंस. कुछ आपके आइडिया में 52 मार्क्स आई थी मेन आंसर में, और आई फाइनली जो
उसकी मार्कशीट आती है तो हाथ में आता 25 समथिंग ऑन दोस लाइंस। यू हैव एनी आइडिया? नहीं है, ये बहुत मेल में बहुत चल रहा है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, देखो 50 का 40 हो सकता है, 40 का 30 हो सकता है। एक चीज पॉसिबल है कि जो स्टूडेंट 60 मार्क्स उसने लिया है वो कभी भी कम नहीं होगा, फेल कभी हो नहीं सकता। एम फॉर 60 मार्क्स इन दिस वेरी पेपर इटसेल्फ। आप बोलेंगे सर हाउ दैट इज पॉसिबल? इट्स समथिंग वेरी इजी टू नो। इन द डायरेक्ट टैक्स लॉ 2-3 चीजें मैं आपको स्टूडेंट्स पहले बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं केस लॉ की बात अगर करूं, केस लॉ अभी आप देखना जब हम लोग केस लॉ स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट। केस लॉ का नाम ये आपको याद रखना है, नेम ये सब चीज याद रखना है। इसको मैं हमेशा बोलता हूं आइसिंग ऑन द केक। ये अल्टीमेट आइसिंग ऑन द केक का पता ये है कि आपका केक नाम नहीं है, टेक्निकली जो केक होगा आपका वो होगा पूरा इसका रीजनिंग एबिलिटी, हाउ यू रीजन आउट दोस पर्टिकुलर थिंग्स। बहुत इम्पेक्टिवली आपको ध्यान रखना, रीजन बहुत क्रिटिकल है। क्या लिखते हो आप अल्टीमेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस। ये ध्यान रखना, ये आप एडिट कोई भी अल्टीमेट पेपर में कनेक्टिंग लेकर आए। लास्ट अटेम्प्ट की अगर नवंबर 15 अगर आप बात करें ना, ये पेपर आईडी का बहुत लोगों को टफ लग गया था। उसका भी और एक वजह था कि अल्टीमेटली केस लॉस काफी पूछ लिए थे, और केस लॉस ऐसे ऐसे जो शायद वहां स्टूडेंट से कंफर्ट लेवल नहीं था। स्टूडेंट्स लोग केस लॉ लिखते तो ऐसे, सबको सोर्स तो पता ही है। सोर्स क्या है? वो आईसीआई का बुक से आती है, कुछ आरटीपी आ जाता है, तो ये बड़े बड़े तरीके से सबको पता है कि उसका सोर्स क्या है केस लॉ का। और प्रिपरेशन तैयारी कैसी होती है उनकी, नाम को याद रखेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद फाइनली कंक्लूड करते हैं वो जजमेंट क्या है। और जब एग्जामिनेशन आता है तो उनको उसका नाम याद रहता है, बाहर रहता है, कि वही तरीके से वो पढ़ते रहते हैं। और उसमें यस और नो क्या हुआ है, मींस वेदर द एक्शन इज जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड, उनको कंक्लूजन पता है। लेकिन जो अंदर का जो मैटर है उनका अपना ही अल्टीमेटली मैटर कुछ निकल जाता है, मीनिंग देयर बाय इट इज नॉट इन सिंक, और पूरा अल्टीमेटली मार्क्स उसी पे एलोकेशन है। This is precisely how it should be learned in this case. मैं आपको अभी थोड़ा सा ये करवा रहा हूँ, आप इस चीज को अपना बेस बना के चले, because we have just yet started with that course. मैं ऐसा नहीं कि अल्टीमेटली कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका हो गया, अब बता रहे हो, पहले बताना था, तो ऐसा नहीं। मैं just letting you know right now so that you actually condition your mind in that way. कभी भी आप स्टूडेंट्स केस लॉ पढ़ें, हमेशा ध्यान रखिएगा, read between the lines. When I say read between the lines, what does that mean? अब देखिए कि एग्जैक्टली वो केस लॉ का फ्लो क्या जा रहा है। बहुत सारे केस लॉस आपको पता चलेगा कि वो फैक्ट्स के बेसिस पे ज्यादा उनका क्या चल रहा है, अपना डिसीजन चल रहा है, मतलब कि फैक्ट्स के बारे में वो ज्यादा बातचीत कर रहे हैं और डिसीजन अल्टीमेटली लास्ट लाइन में आ रहा है। कुछ केस लॉ लेकिन ऐसे होते हैं जो अल्टीमेटली दे आर फोकसिंग मोर ऑन द कोर प्रिंसिपल। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी हम लोग हाल फिलहाल में चेन्नई प्रॉपर्टीज का केस कर रहे थे, isn't that the case law that we do? अब चलो बताओ एग्जामिनेशन कैसे हो, आगे चेन्नई प्रॉपर्टी का फुल फैक्ट्स दे दिया गया, हाउ डू यू गोइंग टू पुट अक्रॉस द थिंग। चलो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बता दिया था, लेकिन एग्जैक्टली आपने नोटिस किया वो चेन्नई प्रॉपर्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उन्होंने अल्टीमेटली सबसे पहला क्या था, फैक्ट्स को उन्होंने सामने रखा कि एग्जैक्टली कर क्या रहा था। दे वर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द फैक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, चेन्नई प्रॉपर्टी के उसमें फैक्ट्स पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया कि देखिए इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। रिटर्न को उसने अल्टीमेटली वो करवा दिया, और बाद में सारे मेन ऑब्जेक्ट और मैंने रिटर्न को देखते हुए कि एग्जैक्टली एसएससी का टोटल इनकम का ओनली टोटल पूरा इनकम, द एंटायर इनकम व्हिच इज देयर इन द टोटल इनकम रिप्रेजेंट्स ओनली वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट, हियर इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो फैक्ट्स को रख के उन्होंने अपना एक कंक्लूजन डाला, एंड देन देयर आफ्टर दे वेंट ऑन टू फाइनली से व्हाट इट शुड बी क्लासिफाइड अंडर द हेड पीजीबी। क्योंकि ध्यान रखें हमने और एक केस लॉ को कंपेयर किया, वहां पे ईस्ट इंडिया और बाद में और दूसरा आपका सुल्तान ब्रदर्स, क्योंकि वहां पे फैक्ट्स थोड़ा सा डिफरेंट था और जजमेंट अलग हो चुके थे। तो कहने का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स के चेन्नई पे अगर आपको क्या लिखना है, ये सब बेकार की बातें मत लिखना। हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 ये कहता है, बिजनेस प्रोफेशन ये होता है, ये हो जाता है स्टूडेंट्स में। जब वो पकड़ते नहीं ना केस लॉ में, तो अननेसेसरी क्या लिखेंगे, एसएससी अगर बिजनेस करता है, बिजनेस इंप्लाइज प्रॉफिट मोटिव, इसका प्रॉफिट मोटिव दिख रहा है और इस वजह से, अरे इसमें तो इस पे चर्चा भी नहीं उन्होंने की, और आप वो सब चीजें लिखोगे, और इसी का खतरा है जो आपको समझना होगा कि unnecessarily you don't beat around by writing something which even the court have not even spoken about it अपने पूरे जजमेंट में। तो आप लिखोगे बिजनेस का मतलब ये होता है, बिजनेस होता है ये, पूरे बिजनेस के बारे में जानकारी दे देते हो, और फिर वाले बोलोगे therefore, क्योंकि आपको मालूम है कंक्लूजन क्या है, ये पीजीबी में जाना है, ये तो आपको आइडिया है, लेकिन आपने क्या कमेंट्री करवा दी, कमेंट्री पूरी बिजनेस के बारे में आपने रामायण लिख दिया उसका, और कोई भी कंपैरिजन नहीं, अल्टीमेटली वो सिर्फ चल नहीं रहा है। So this is how the case law has to be looked upon कि exactly कोर्ट ने अपना डिसीजन अराइव करने के लिए फैक्ट्स को सामने रख के अपना डिसीजन दिया, या फिर प्रिंसिपल्स को रख के सामने अपना डिसीजन दिया। हम जब कुछ केस करेंगे तो ध्यान रखना उसमें प्रिंसिपल बेस्ड होगा,
देयर वुड बी सर्टेन प्रिंसिपल बेस्ड, और वहां पे फैक्ट्स कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा गेम प्रिंसिपल पर है. सो दैट स्टूडेंट्स कोई भी केस लॉ पढ़ो, डायरेक्ट टैक्स व्हिच आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो, बट व्हाइल यू आल्सो रीड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड ऑल or any say company law or auditing, have that ability to read between the lines, try to extract a core principle example, और revision उसी context में रखना. आप अपना checklist बनाओ, what you should do, revision is the key for all of you. But DT में तो ultimately I will keep on hand holding you guys and all, but as a matter of preparation you prepare a checklist. हर एक case law का भी checklist बनना चाहिए कि ये 3 point पे ultimately मुझे अपने आंसर लिखने हैं. हमें मालूम है आंसर्स में बनाया था, वो मैंने बताया था कि 3 point लिखेंगे ultimately examination में. आप अगर चेन्नई प्रॉपर्टीज अगर आ जाता तो ये 3 पॉइंट पे अपनी आंसर बननी चाहिए, इसके अलावा भटकोगे नहीं. तो वही पता है ना, बहुत डेट ये सब पेपर बहुत आसान है, भटकना बहुत आसान है, रेलेवेंट रहना बहुत डिफिकल्ट है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी शुड एम एट. So examination students is something which is to be looked upon this particular way, which has to be considered in this way. दूसरा स्टूडेंट्स आपका ये प्रैक्टिकल साइड. प्रैक्टिकल तो जैसे अब ये टॉपिक जो हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट पर्टिकुलर आपका जो ये है ना, हेडिंग आपने देखी है क्या है, बिजनेस प्रोफेशन है, इसमें सेट ऑफ रिडक्शन मैथ, एक्चुअली एएमडी भी है, पता नहीं यहाँ पे दिया नहीं है उन्होंने, एएमडी पार्टनरशिप असेसमेंट आईसीए. ये जो आपके जो 60 मार्क्स हैं अल्टीमेट, इसमें जब मेरा जो इसकी वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग एज वेल एज व्हाट ट्रांसफर प्राइसिंग एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन. ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट वीकेंड, सो दैट 3 days we will be doing this booklet and the other particular 2 days we will be doing the transfer pricing and international taxation. क्योंकि मुझे पता है उसको बहुत लेट स्टार्ट करने का बहुत बड़ा खतरा है, तभी शायद अपना स्टैंड नहीं लेगा. और लेट स्टार्ट होने के टाइम पे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जल्दी खत्म कर देते हैं. देखो एक चीज पक्का होता है हमेशा, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग, जो भी सब्जेक्ट एकदम लास्ट में जाता है ना, जो भी टॉपिक एकदम लास्ट में जाता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं हो जाती है. तो अल्टीमेटली वो होता है ना, स्टूडेंट्स में कॉम्प्रोमाइज होती है या फिर फैकल्टी कॉम्प्रोमाइज कर देता है, समथिंग और क्योंकि कंप्लीशन अल्टीमेटली करवा दो, डेडलाइन आ रहा है. The point is that the ABC analysis demands one thing, that we will be doing the practical first, also international taxation, transfer pricing, जो last attempt में काफी अच्छा उसका खासा कवरेज बना के रखा था, so therefore we will look upon those angles upfront. Apart from that, students, what else that is required? Just therefore keep the things simple. जब आप पढ़ाई कर रहे हैं for the first time when you are reading the things, आप एकदम clarity के साथ उसको execute करें, क्योंकि हमेशा मैं मानता हूँ first reading और फर्स्ट टाइम लर्निंग इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सेकंड टाइम जो पढ़ता है ना, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, या बोलते हैं ना कि सीए पास होने के लिए क्या, अच्छा चलिए यू विल चलो लेट मी पुट अक्रॉस दिस वे, सीए में पास होना बहुत दुख गटर है. क्या चाहिए होता है, स्टडी लीव मायने रखती है, कितनी की स्टडी लीव है, क्या उससे अल्टीमेटली पास और फेल का अल्टीमेटली ये निकल सकता है. अगर मैंने 4 महीना लिया, इन्होंने 6 महीना लिया, इन्होंने 1 साल लिया, और कोई डमी कर रहा है, अच्छा बाय द वे कोई है यहाँ पे जो डमी कर रहा है और जाके भी वो बताएगा नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है उससे, 4 महीने की स्टडी ली हो, 6 महीने की हो, या तो मैं डमी करके बैठा हूँ, बस पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं, उससे फर्क पड़ता है सीए बनना या फिर रैंक लाना. डज दैट मेक अ डिफरेंस? क्या लगता है आपको? आप सेकंड रो में बैठते हो ना उस क्लासरूम में, आप फर्स्ट रो में बैठते हो, तो ये चीज़ मैं वहाँ से हमेशा देखता हूँ, ज़रा तो एकदम विविडली मुझे दिख रही है. तो आज आपने अपना पोजीशन चेंज किया तो मुझे पता चल रहा है. तो ये मुझे बताया आप वो एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द की रिक्विजिट, स्टडी लीव डज इट मेक एनी डिफरेंस, 4 months, 6 months, 1 year, you know, what do you think? Basically it's for revision only. For revision only, isn't it? ये बात बराबर आप कह रहे हैं. एक्चुअली ये जो 2.5 महीना 4 महीना जो है सिर्फ रिविजन है और कुछ नहीं है. कभी भी स्टूडेंट एक मिथ मत ध्यान रखना कि ये मत देखना है उसने तो 6 महीने के लिए ली, अब तक तो उसके 3 बार गए थे. मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पे जब मैं हिट किया था अपने स्टडी लीव के दिन पे, तभी हमारे ईवा में हम लोग को 2.5 महीने की छुट्टी मिलती थी. अब तो 4 महीने की उन्होंने करवा दी, तभी 2.5 महीने की छुट्टी थी. जिस दिन मैं अपने सोसाइटी में आया और मेरे कलीग्स लोग थे, तो हम लोग साथ में एक सेम कॉलेज में सब लोग थे. अब मैं क्या किया, मैंने डाइवर्जन ले लिया सी फार्म में, मैं बिग 4 में चला गया और मौका मिल रहा था तो व्हाई नॉट, मैं ऐसा सोच रहा और मैं चला गया. और इन लोगों ने तो कि नहीं हम तो पहले सीए करके वो करेंगे, तो उस हिसाब से वो करेंगे. जब मैं स्टडी लीव में गया, 2.5 मंथ की स्टडी मिली थी, तब इन लोग 6 महीने पहले अल्टीमेटली स्टडी लीव लेके बैठे थे, क्योंकि मेरे साथ छोटी छोटी फॉर्म थी, 6 महीने पहले बैठे थे. और जब मैं बिल्डिंग के अंदर आया अपने, अब ये नीचे टहल रहे थे अल्टीमेटली, अब बोले कि यार कंपनी लॉ 3 बार हो चुका है, ऑडिट 4 बार हो चुका है, ऐसे ही चालू हो गया. अब मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि अब होता है ना कि
सन स्टडी हम लोग करते थे, तो ऐसा सिचुएशन था। तो अब मेरे को तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करना है फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये सब लोग के 4 मिनिमम 4 टाइम्स हो चुके हैं। मैंने बोला कि इनसे अगर मैं बात करूँगा तो ये CA फाइनल अटेम्प्ट मैं छोड़ ही दूंगा, ये अल्टीमेटली मैं बाहर नहीं पहुंचा। फर्स्ट थिंग तो मैंने को अवॉइड किया, ऑल दैट 2.5 months आई हैव अवॉइडेड इट। नेट रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या हुआ, वो एक ग्रुप बस पास कर पाए और मुझे दोनों ग्रुप करके रैंक आया। बॉटम लाइन जानते हो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है इसके अंदर हुआ? डिफरेंस है आपने कैसे पढ़ाई किया है, हाउ यू हैव स्टडीड। आपको चलो मैं एक सिंपल बताता हूँ, मैं आपको चलो प्रिपरेशन की कॉन्टेस्ट में बताऊँ। क्वेश्चन आपके सामने डालता हूँ, चलिए बोलिए व्हाट इज, बोले सर आप टैक्स तो ठीक है, टैक्स तो आप कुछ भी बोल सकते हो, मींस यू हैव आप तो टैक्स करी पढ़ाई रहे हो फॉर द लास्ट 10 years। तो चलो मैं कुछ और सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ अपार्ट फ्रॉम टैक्स। मैं ऑडिट की बात करता हूँ, जो मैं शायद 2003 के बाद पढ़ा नहीं था। एक वही कल भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था, चलो आपके सामने भी आज रेज करता हूँ। कैसे आप आंसर्स लिखोगे, हाउ यू गोइंग टू राइट योर आंसर्स, वो बहुत क्रिटिकल है। बोलते हैं डिसाइसिव होना कितनी जरूरी हो जाती है, हाउ डिसाइसिव यू शुड राइट इन योर आंसर, कि आप ऐसे आंसर लिखो कि आप फेल ही नहीं हो सकते, और आप फेल हो जाओगे इंडिया में फिर कोई पास नहीं होगा उस लेवल के आंसर। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन है ऑडिट मटेरियलिटी, ये बहुत कॉमन टर्म है ना ऑडिट की। ऑडिट मटेरियलिटी इज अ वेरी कॉमन टर्म इन ऑडिट। अगर पूछ लेते हैं व्हाट इज ऑडिट मटेरियलिटी, तो आप व्हाट इज दैट थिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट दैट, व्हाट इज द लैंग्वेज दैट यू आर गोइंग टू पुट अक्रॉस, बताइए क्या लिखोगे? कुछ भी बोलो, लेकिन जो लिखोगे वो बोलो। ऑडिट मटेरियलिटी का मतलब क्या है और क्या लिखेंगे आप, वो बड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है। What are you going to write put across in your answer? Audit metalicity का कुछ तो बता रहे हैं। So we change the decision of the user. You change the decision of the user, isn't it? There's an essay over that quoted. अब ये पॉइंट है, वही एग्जैक्टली। अब मैं चीज आपको देखो, ये माइंडसेट है। मैंने क्या बताया आपको, नेमिंग ऑफ द केस लॉ, ये क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? नेमिंग ऑफ द केस लॉ क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नो। कंक्लूजन क्या इंपॉर्टेंट होता है? हाँ वो तो होता ही, लेकिन इसके बीच में जो सोल है, द हार्ट ऑफ इट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पैरा व्हिच यू नीड टू पुट फॉर डिसाइसिवली। अब देखो ऑडिट मटेरियलिटी हमारे टाइम में मैंने जो पढ़ा था, मुझे अभी का पता नहीं ऐसे में क्या है, लेकिन हमारे टाइम पे 13 हुआ करता था स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस। आज तो कुछ ऐसे और क्या बोलते हैं, ऐसे और स्टैंडर्ड और भी है ऐसे और क्या क्या 313 अच्छा ऐसे और ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं। अब हमारे टाइम पे अभी भी वही डेफिनेशन होगा। ऑडिट मटेरियलिटी अभी ऐसे लिखेंगे, एन आइटम इज मटेरियल इफ इट्स मिसस्टेटमेंट affects the economic decision of the user of the financial statement. Now put forth this language for that, क्योंकि आपको मालूम है अच्छा फिक्स एसेट अल्टीमेटली क्या हो गया, आग से जल के अल्टीमेटली पूरा स्वाहा हो चुका है। अब उसका कुछ बहुत ऑडिटर को कुछ रिपोर्ट करना है, तो आप फैक्ट्स में ना लिखें, पहले प्रिंसिपल सामने पुट फोर्थ करें कि ये मटेरियल आइटम है, तो अकॉर्डिंग मटेरियलिटी का आप उसको फोकस करके लिखें। अब आप मुझे बताओ थॉट, अब आप मुझे बोलो कि सर आपको ये कैसे याद है? ये सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, हाउ इज दैट आई रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ? इसका कोई ये तरीका है इसको याद रखने का, कैसे आप रिमेंबर करके सारे करते हो? स्टूडेंट जब आप पढ़ते हो ना फर्स्ट टाइम पे आप पढ़ाई जब करते हो, तो अभी आपके दिमाग में प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेज रहना चाहिए कि इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। यू डोंट ओनली रीड एंड लेट इट गो कि आपने बस रीड किया, क्योंकि यही होता है ना कि हम सिर्फ एक स्टोरी जैसे पढ़ते हैं, बट ये आप समझ तो गए, समझ तो सभी आते हो, क्योंकि आखिर को तो क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी तो सिर्फ एग्जांपल्स के साथ दिए है। ये सब समझना तो बहुत आसान है। कोई C1 में कोई भी बच्चा वो C1 अटेम्प्ट दे रहा है, समझ तो सभी रहे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन समझने के बाद उसको एक्सप्रेस करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी मच डिसाइसिव इन योर आंसर। कोई भी आप सब्जेक्ट में अल्टीमेटली आप पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट है पुट एन एफर्ट फॉर दैट, आप इन्वेस्ट कीजिए टाइम उसमें। देखिए वो ऑडिट एक ऐसा पेपर है ना कि आदमी वो रात के टाइम पे डिनर हो जाने के बाद बेड में थोड़ा सा रिलैक्स करके बुक खोल लेते हैं, जब जितना हो गया पेज ठीक है तो आंख जब लगे क्या पता, ऐसे बहुत देखा जाता है, वो सब नहीं काम करता। यू हैव टू बी वेरी डिसाइसिव। अब मैं आपको बताऊं, मैंने प्रोफेशनल एथिक्स अपने टाइम पे जब लिखा था, वो मुझे अभी भी याद है। वो मैंने लिखा था, मुझे वहाँ 20 मार्क का क्वेश्चन आता है प्रोफेशनल एथिक्स, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा ऑडिटिंग में। अब मुझे वो टाइम का है, लेकिन अभी भी मैं याद रखा हूँ। प्रोफेशनल एथिक्स पे 4 क्वेश्चंस बनते हैं, 4 मार्क के, अल्टीमेटली 16 मार्क के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज टू राइट एन इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल एथिक्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल एथिक्स, एक इंट्रोडक्शन बना था, और वो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे होती थी। The hallmark of a noble profession is a strict adherence by its member to a common code of conduct.
In India, the ICI is the premier body which regulates the conduct of the member. And ICI, being the member of the learned profession, should conduct himself which should not be unbecoming of the member of the institute. Therefore, his conduct should be within the four corners of the CA Act 1949. अब ये लिख के अब चालू हो जाता था अल्टीमेटली। मतलब कि मैंने क्या किया अल्टीमेटली, मैंने स्टूडेंट्स बहुत ही पूरा पढ़ा लेकिन डिसाइसिव भी पढ़ा। मुझे पता है कि एग्जैक्टली मुझे लिखना क्या है, ये टॉपिक आने वाला है, मुझे किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। ये बहुत क्रिटिकल सी फाइनल में स्टूडेंट, क्योंकि सिलेबस आपका वास्ट है। आप सोचिए ना कितना वास्ट पेपर है। आप ऐसी रीड करते करते जाओगे तो सब समझना सबको है। या तो दूसरा एक होता है ना, तो आप लोग एक्सप्रेशन का इतना अच्छा एबिलिटी होना चाहिए कि कुछ भी आ जाए आप अल्टीमेटली यू कैन मेक द गो एग्जामिनर गो विद योर आंसर्स। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक एक पेपर आप पकड़ो, टेक इट ऑन इट्स मेरिट। प्लीज डोंट ओनली रीड, प्लीज डोंट ओनली लिसन, ऑलवेज राइट। थिंक ऑफ द लार्जर पिक्चर कि ये एग्जामिनेशन कॉन्टेक्स्ट में इसको मैं किस तरीके से अल्टीमेटली अप्रोच करूंगा। आप जब तक वो चीज तक वहां पे अंजाम नहीं डालोगे ना, आपका प्रिपरेशन अधूरा है। ये सिर्फ में अब आप अकाउंट से फॉर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आप क्या कर रहे हो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको एक चीज है फॉर और कॉस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कोई सब्जेक्ट पढ़ लो, कॉस्टिंग चलो आप कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हैं, हाँ सर आ तो रहा है सब चीज, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि कॉस्टिंग का पेपर सीए फाइनल के एग्जामिनेशन में 3 घंटे में शायद कंप्लीट होता है। ये भी एक चीज है, ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। 3 आवर्स में कंप्लीट होता है, ये तो जग जाहिर है। जैसे बहुत लेंथी हो जाती है, 4-4 घंटे का हो जाता है। तो जब आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या दिमाग में आपके चल रहा है, क्या ये चीज आपके दिमाग में चल रहा है कि यार इस मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे 1 घंटे लग गए, ये दैट इज वन थिंग। और एग्जामिनेशन में यही 16 मार्क का बन जाएगा क्वेश्चन, तो क्या मैं 1 घंटा दे सकता हूँ? आंसर इज नो। अगर 1 घंटा दिया तो पक्की बात है क्या होने वाला है, फिर सिर्फ 40-50 मार्क अटेम्प्ट हो पाएंगे, मैं मैक्सिमम 60 टॉप, और उसमें पता नहीं कितना राइट होगा। ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि राइट कितना होगा, वो दूसरा चैलेंज है। तो आप जब सॉल्व कर रहे हो नॉर्मल तरीके से, आप माइंड को एग्रेसिव बनाएं और ये सोचिए कि मैं कितना स्टेप स्किप भी कर सकता हूँ व्हाइल आई एम सॉल्विंग इट। इनफैक्ट मान लें कि ये मैंने पकड़ा था एक ऑल इंडिया 1 का, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था, उनके कॉन्टेस्ट से मैंने पकड़ा था। वो बोल रहे थे कि जब मैंने पेपर 15 मिनट पहले का जो टाइम मिलता है आपको, उसमें मुझे मालूम पड़ गया था कि पेपर 4 घंटे का, 4 घंटे का पेपर है, ये 3 घंटे में हो नहीं सकता, इतना लेंथी पेपर। उसको ऐसा लग रहा था कि अल्टीमेटली कहीं 2 पेपर तो आ गया, वो स्टार्टिंग में ऐसे ही फील कर रहा था, इतना भारी वजनदार पेपर लग रहा था कि कहीं 2 पेपर तो नहीं मिल गया, और या फिर उसको ऐसा लग रहा था कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों तो नहीं है अल्टीमेटली, तो देख रहा था, लेकिन पता चला इतना ही एक पेपर है, वो देख के पता चल गया कि 4 घंटे पेपर है, होने वाला नहीं है। अब क्या कर रहा था वो आदमी, वो अल्टीमेटली माइंड तो क्लियर है, 4 घंटे पेपर है, करना तो सब है, तो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, वो सीधा 2-2 3-3 स्टेप स्किप कर रहा है अपने आंसर्स में, 2-2 3-3 स्टेप क्या कर रहा है वो स्किप कर रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या एग्जामिनेशन डे पे डायरेक्टली आप ऐसे कर पाओगे? ना आंसर इज नो। अगर प्रैक्टिस नहीं है अगर आपकी, इफ यू डोंट गॉट अ प्रैक्टिस दैट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सॉल्यूशन, कैन यू डू इट डायरेक्टली ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन? एंड द आंसर इज नो। पैनिक हो जाओगे अल्टीमेटली। वहां तो एग्जामिनेशन में ऐसा होता है ना कि 1 + 1 = 2, वो भी 2 बार कैलसी से अपन कंफर्म करते हैं कि 2 है कि नहीं अल्टीमेटली, उतना टेंटेटिवनेस आ जाता है। ये तो इतना आदमी बोल्डनेस के साथ अगर काम कर रहा है, 2-3 स्टेप ये कर रहा है, मतलब वो ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है उसकी। दैट इज द पॉइंट स्टूडेंट्स। आप ये चीज को ध्यान रखें, सिमुलेट करके रखें अपने आप को कि मैं एग्जैक्टली इसको कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, एंड दैट एग्जीक्यूशन इज द की। आज का जो माहौल है अल्टीमेटली पास और फेल, उसमें बस ये डिफरेंस आ गया। समझ तो सब रहे, लेकिन आइडिया नहीं है कि किसको किस तरीके से इसको अप्रोच करना, हाउ डिसाइसिव आई नीड टू बी। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप अरे सर इसका मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नहीं, आप जितना कर रहे हो बस एक्स्ट्रा 20%। Whenever you have to move on to the next topic, just एक पॉज लीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। अब मुझे ये टॉपिक पढ़ने के बाद how I'm supposed to conduct myself henceforth. Henceforth means आगे का रिवीजन प्लस एग्जामिनेशन डे पे इसको मैं किस तरीके से अल्टीमेटली कमिट करूंगा। आपको ग्रे एरियाज, ग्रे शेड्स अल्टीमेटली दिख जाएंगे कि यार ये पर्टिकुलर पार्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे अपना आंसर लिखने का तरीका रहना चाहिए। आप स्टूडेंट्स एकदम ये रखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई 4 महीने या 6 महीने में नहीं की थी, सब 2.5 महीने में मैंने करके रखी थी अपने स्टडी लीव के टाइम पे। ये सब चीज पॉसिबल है इवन इन दैट स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि इस वजह से बता रहा हूँ कि इंटर सीए की मैं आपको बताऊँ, मैं इंटर सीए एक ही ग्रुप करके निकाला था, तब तो ऐसे डर लग रहा था, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। 3 पेपर थे इंटर के, आपको तो आईपीसी में 7 पेपर थे तब हमारे पास 6 पेपर थे टोटल, 3 एक ग्रुप में, 3 दूसरे ग्रुप में, और हमारे इंटर के साथ अल्टीमेटली आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती थी। अभी तो आप लोग आईपीसीसी की बात करते हो,
लेकिन हमारे टाइम पे क्या था कि इंटर के साथ तो इतना टेंटेटिवनेस था कि यार पता नहीं सीए का कोर्स चल रहा है, एक अलग से आपने लोगो बना दिया था उसको सीए कोर्स, तो एक एक करके पास करते हैं, पता चला कि एक एक करके 3-3 महीने की छुट्टी लेना और सिर्फ 3 पेपर के लिए, और बॉस तो चलो दे ही रहा था, लेकिन अल्टीमेटली फिर पता चला बेकार का है, कुछ तो ऐसे नहीं ऐसे पास हो जाते हैं। फिर तो पता चला कि सीए फार्म में अपने को आजमाना पड़ेगा और लिटरली एकदम हाईएस्ट लेवल पे, एंड देन आई डिड दिस स्टंट ऑफ 2.5 months ऑफ ट्रेनिंग। वो ईवाई में था, दो ऑप्शन चॉइस आ गई, या तो ये करो या फिर से उसी माहौल में चले जाओ। देन दैट इज द पॉइंट वेन स्टूडेंट्स, मुझे एक आइडिया लग गया कि अगर आप प्रिपरेशन एकदम स्मार्टली करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज द की, यस वेरी ट्रू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक्स्ट्रा ऑफ डाल दो, जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जैक्टली मुझे किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये चीज कोई नहीं करता। मैं अपना ये बताता था, कल भी बताता और जो आज भी आपको बता रहा हूँ, मैं इंटरव्यू में जब गया था, मेरी पार्टनर लेवल की इंटरव्यू राउंड थी जब सीए बनने के बाद, तो डीटी में तो ऑल इंडिया हाईएस्ट मुझे था, तो हम लोग और रैंक तो चलो बाजू में, लेकिन डीटी में 77 था, और उस टाइम पे ऑल इंडिया फर्स्ट था, उसमें बेस्ट पेपर अवार्ड मिल गया, और कुछ वो एक सर्टिफिकेट भी मिली थी, वो 600 रुपये के साथ एक सर्टिफिकेट थी, बिरला देखी का कुछ था, तो 600 पे चेकिंग माना, तो सबको मिलता था कि कपाड़ी, ये अपने स्टूडेंट थे ना, ये भी इसका देखना आनंद मानते, इनको कपाड़िया को मिला था, ये अपने स्टूडेंट थे, ये ऑल्सो गॉट बेस्ट पेपर अवार्ड, तो इनको भी कुछ ऐसी कुछ 800 रुपये से कुछ मिल गया था चेक में। जब मैं गया था इंटरव्यू के टाइम पे पार्टनर लेवल पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे प्रोनाउंस है था वॉज अ पार्टनर, मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर रहा था, आर्टिकल के बाद मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर रहा था। इंटरव्यू पे गया, पार्टनर लेवल तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है, पार्टनर को बस जानना रहता है अल्टीमेटली आप कौन हो, क्या हो, ताकि आपको किस लेवल के काम दिया जा सके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे सकते हैं, तो बस वो आजमाता है आपको। आके ऐसा कुछ नहीं, पार्टनर लेवल ना तो एज गुड एज यू आर ऑलरेडी इन फॉर इट। तो मैंने सारे अपने टेस्टिमोनियल्स बताए, उसमें एक टेस्टिमोनियल था मेरा ये ऑल इंडिया हाईएस्ट डीटी का 77 मार्क्स, और फिर मेरे पार्टनर ने पूछा अच्छा आपको 77 में निकला है, अच्छा आप मुझे बताओ कि अब तक का ऑल इंडिया हाईएस्ट डीटी का कितना होगा, अगर आपको 77 मिला है तो अब तक का ऑल इंडिया हाईएस्ट डीटी का कितना है। बोला कि यार थियरी पेपर है और 77 डीटी कौन स्कोर करता है, ऐसा वैसे हाँ ठीक है, अब तक ऑल इंडिया मैं सोच रहा था मैंने 81 82 ऐसा कुछ होगा ज़्यादा सकता, कितना मिलेगा डीटी, मैंने 81 82, नहीं 81 82 नहीं है, अब तक ऑल इंडिया हाईएस्ट 99 है, और वो मुझे मिला, वो पार्टनर मैं बोला कि अच्छा बोले कब बोल रहे हो 99 क्यों 100 ही बोल देता, अल्टीमेटली एक बार कम ही क्यों कर दिया, 100 ही बोल दो ना, एक पे 99 से क्यों होता है, क्यों बोल रहा है वक्त। तो अब मुझे मालूम है कि एक चीज मिलते इतना आइडिया था, वो पता था कि देखे ना उसमें मेसअप, अगर आप बोले कि पार्टनर के साथ अगर मेसअप कर गए तो अल्टीमेटली पूरा गेम खराब हो जाएगा, सो आई जस्ट नीड नॉट मेस इट अप, द फाइन बॉसेस आर ऑलवेज राइट, फिर अब मिल गया तो ठीक है, मैं तो इसको देख रहा हूँ, फिर निकल गए, और बाद में पता चला इंडीड इनको डीटी में 99 आया हुआ है, और अब तक का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ नहीं है। अब आप मुझे बोला कि अगर 99 किसी आदमी को आएगा उसके रैंक क्या रहेगी, क्या रैंक रहेगी, अल्टीमेटली बताया ना उसका रैंक क्या, यहाँ पे उनका नाम प्रणव रहता है, अभी भी ईवाई के पार्टनर है यहाँ पे मुंबई ऑफिस में, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, क्योंकि एक को अगर डीटी में अगर 99 आ जाए तो पता लगा कि सेकंड रैंक कहाँ तक पहुंच जाएगा, सेकंड रैंक का अल्टीमेटली मार्क्स 60 में था, इतना बड़ा गैप और अल्टीमेटली लेके जाना ऑल इन वन, और क्या प्रिसिशन था उसका, और अल्टीमेटली वो रिपोर्ट देखता था ना, मैं अल्टीमेटली जो सीखा हूँ ना ये सब चीज़, पूरे उनके रिपोर्टिंग स्टाइल किसको भी वो पढ़ो तो अल्टीमेटली द फ्लो इन विच ही यूज्ड टू गेट इनटू द थिंग्स, क्या सेक्शन का लिंक, और अल्टीमेटली द फ्लो इन विच द थिंग्स आर बीइंग देयर, एक इशू का उनका जो ओपिनियन आती थी, और इट्स आप नॉवल बाजू में कर दो वो ओपिनियन में अल्टीमेटली यू कैन जस्ट गेट मेस्मराइज्ड। That is the real thing, students. That's the real thing. The way you execute your thoughts, which is there in your mind, that's the catch. और उसी चीज को आपको पकड़ना है। अब एक चीज इसको कंप्लीट करता हूँ। मुझे बताया जाने गया था कि 99 ही अल्टीमेटली मार्क्स दिया, इसलिए क्या 100 क्यों नहीं उनको, इस वजह से कि आईसीआई में 3 डिजिट की अभी तक मार्किंग सिस्टम का कंसेप्ट ही नहीं, क्यों आईसीआई कॉन्फिडेंट है कि इसको 3 डिजिट की मार्किंग मिल नहीं सकती, ज्यादा से 1 डिजिट का मार्क मिलेगा, 10 के नीचे मिल सकता है या फिर 2 डिजिट में जा सकता है। अब तक ऐसा कोई मार्किंग सोचा नहीं ऐसे है कि 3 डिजिट की मार्किंग मिले, तो इस वजह से उन बेचारों को 99 तक रोक दिया गया था, इसके ऊपर मार्किंग ही नहीं है। स्टूडेंट्स यू शुड अंडरस्टैंड दैट इफ यू कैन पुट अक्रॉस दिस काइंड ऑफ एन आंसर, और कुछ ज्यादा नहीं है, एक चीज पक्का है, आपका कोई कंपटीशन नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने आपको क्या बताया, मुझे ऑडिट मटेरियलिटी में इतना ही बस